उस समय इंटरनेट लगभग बिहार जैसे प्रांत में नहीं था। 100-150 लोगों के पास आया होगा। 95-96 में बिहार में वो इंटरनेट आया था और वो VSNL उसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है लोगों को इंटरनेट कनेक्शन देता था। बिहार आना पसंद करते थे, बिहार के फार्मर से कनेक्टेड थे। मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था कि कार्यक्रम किस तरह का होगा और ये राष्ट्रपति जी को बुलाना 1 ईमेल कॉस्ट 40 लाख टू बिहार गवर्नमेंट। झारखंड कहीं ना कहीं बिहार से ज़्यादा तरक्की कर चुका है आज के डेट में, अगर हम देखें। और बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की रफ्तार बहुत धीरे रही है इस बीच। मुझे लगता है सर, बिहार के पास ज्योग्राफी को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज भी बिहार के पास है। नेपाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर शेयर करता है वो। अच्छा, इंडस्ट्री ना होने का क्या रीज़न लगता है? बिहार का खाने का जो भी सामान है वो देश में सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी है। वहीं पे अगर बिहार गवर्नमेंट लिकर भी बैन कर देती है, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का है। सो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के नए एपिसोड में। हम बिहार की धरती पर मौजूद हैं, बोध गया की धरती, सिखों के दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की धरती और नालंदा की धरती पर मौजूद हैं। लेकिन इसी बिहार की धरती को यदि याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे दृश्य में जो एक इमेज दिखाई जाती है वो पॉजिटिव नहीं होती। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं अजय कुमार सर। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। और सर से बेहद अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। भारत की इकॉनमी से लेकर बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार की जो इकॉनमी है, बिहार की पॉलिटिक्स है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में बिहार के ऊपर बात करेंगे, फोकस करेंगे, बिहार की इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इसी के साथ, पूरी टीम के साथ सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, नमस्कार। सर, बिहार में एक बार सबसे पहले आप अपनी एक जर्नी के बारे में हम सभी को बताइए, क्योंकि आपने 1999 में, अगर मैं बात करूं, बिहार इलेक्ट्रॉनिक रैली की बात आपने शुरुआत करने की बात की। वहां से लेकर बिहार में भारत के प्रेसिडेंट तक का आना, तो वहां तक का जो सफ़र है वो सारा आपने देखा। एक बार वो अपना सफ़र एक बार बताएं कि कैसे यहाँ से शुरुआत की आपने और कैसे यहाँ तक आप इसको लेकर आए। मेरी ट्रेनिंग बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च में रही है और मैं सोशल साइंस रिसर्च से अपनी शुरुआत करने के बाद जी। धीरे धीरे करके मेरा जो है इन्वॉल्वमेंट मीडिया की तरफ बढ़ा। मीडिया में इंटरेस्ट आया और मैं अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैं कंट्रीब्यूट करता था एक ज़माने में। और उसके बाद 99 में उस समय इंटरनेट लगभग बिहार जैसे प्रांत में नहीं था। 100-150 लोगों के पास आया होगा। उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट आया कि बिहार और बाहर की दुनिया का एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। बेस्ट ऑफ बिहार बिहार के बाहर रह रहा है। एक बड़े लेवल पर माइग्रेशन बिहार से हुआ था। वो प्रोसेस शुरू हो चुका था उसके पहले से ही। तो उन लोगों को बिहार से कनेक्ट करने का कोई माध्यम नहीं था। तो हम लोगों ने कंसीव किया कि एक बड़ा माध्यम हो सकता है और बिहार टाइम्स के नाम से हम लोगों ने पहला एक इलेक्ट्रॉनिक डेली शुरू किया था। और इत्तेफाक से वो इलेक्ट्रॉनिक डेली की शुरुआत हुई थी, न्यूज़ पोर्टल जिसको हम लोग कहते हैं आज के दिन में। तो जब उसकी शुरुआत हुई तो इमीडिएटली इंडिया टुडे ने उसका रिव्यू कर दिया था। ये समझ कर रिव्यू किया था कि ये किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड का ये एंटरप्राइज होगा, उसमें कुछ ये गड़बड़ी होगी, वो गड़बड़ी होगी। लेकिन वो पूरा काम जो हुआ था वो पूरा घरेलू मोड में हुआ था। वो कुटीर उद्योग की तरह उसको खड़ा किया गया था। उसमें एक तरह से बिहार का पहला वेबसाइट भी था। उसके पहले वो बिहार में कोई वेबसाइट नहीं था। बिहार गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट नहीं था। बिहार में कोई दूसरा वेबसाइट नहीं था। गवर्नमेंट की भी वेबसाइट नहीं है। गवर्नमेंट की भी वेबसाइट नहीं थी उस समय, कोई वेबसाइट नहीं था। ये बात 1999 की है। 99 की 95-96 में बिहार में वो इंटरनेट आया था और वो VSNL उसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है लोगों को इंटरनेट कनेक्शन देता था। जी। और वो कनेक्शन के लिए लोगों को अप्लाई करना पड़ता था उसके लखनऊ ऑफिस में। और फिर पूरा प्रोसेस होता था घंटे के हिसाब से। तो उस समय बिहार में इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना बड़ा महंगा था। दुर्लभ था एक हाँ, तरीके से। मतलब उसके लिए खर्च भी बहुत। अगर आपको एक आर्टिकल पढ़ना है तो 30-40 रुपए लग जाते हैं। घंटे के हिसाब से था। उसमें डायल अप वाला वो पूरा सेटअप आता था। बहुत स्लो इंटरनेट हुआ करता था, आप इमेजिन कर सकते हैं।
तो वो एक दौर था कि जिसमें लोगों को लगता था कि साहब लेकिन बाहर की दुनिया में इंटरनेट तब तक वो पहुंच चुका था, जी। यूके में, यूएस में, यूरोप और अमेरिका हुँ, में उस समय अब इंटरनेट को की पहुंच अच्छी हो चुकी थी। तो वो पूरा डायस्पोरा बिहार का जो था वो कनेक्ट हो गया बिहार टाइम्स के साथ। जी। और धीरे धीरे करके उसमें फ्रेंड्स ऑफ बिहार का भी एक नेटवर्क खड़ा हो गया, जिसके हर एक कंट्रीज में जो है उसका एक चैप्टर खुल गया। धीरे धीरे करके लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो ये एक बड़ा पूरा एक बिहार के बाहर एक बड़ी सोसाइटी खड़ी हो गई बिहार के लोगों की। तो ये हुँ, एक बड़ा काम हुआ उस फेज में। और उसी के आधार पर फिर हम लोगों ने 2007 में एक आइडिया लोगों के एक ग्रुप फीलिंग हो गई थी। उस समय फेसबुक इंटरनेट वगैरह आज की तरह फेसबुक ट्विटर ये सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं। नहीं था। तो जो भी लोग करते थे वो ईमेल के थ्रू करते थे। लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड कम्युनिकेशन था। और तो उसमें ये आइडिया लोगों ने के बीच में आया कि एक बिहार के मुद्दे पर लोगों को एक बार मिलना चाहिए और कुछ बातें होनी चाहिए। जी। इत्तेफाक से 2005 में बिहार में एक नई सरकार आई और जिस सरकार से लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, हुँ, बड़ा एक्साइटमेंट था। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट 2005 में आई। तो ये आइडिया जो है वो हम लोगों की बात हुई। वो उस समय सुशील मोदी जो थे, वो एक सुशील मोदी बिहार के वैसे पॉलिटिशियन थे जो उस फर्स्ट 100 लोग जो इंटरनेट यूजर्स थे उसमें से एक हुँ। वो भी थे। तो और मेरी सुशील मोदी से जो है जान पहचान या एक कनेक्शन बना वो इसी माध्यम से फर्स्ट बना। 100 यूज़र सुनने का एक अलग ही रोमांच है। हाँ, नहीं आज उस समय के लिए तो लोग तो लगता था कि एक बड़ा मतलब इनका हाँ। ये लोग पैसा खर्च करने वाला एक कम्युनिटी है। लोगों हुँ, को पता नहीं था कि इंटरनेट का इतना बड़ा कमाल आज के 20 साल 25 साल बाद हो जाएगा। जी। हाँ, तो वो बड़ी चीज थी। लोग इंटरनेट को यूज करना नहीं आता था बहुत लोगों को। हुँ, वो फेज था। तो सुशील मोदी ने फिर मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बताया। फिर मोदी जी 2-3 बार मुख्यमंत्री को ब्रीफ किए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि एक जो है कार्यक्रम हम लोगों ने तो उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन बिहार सरकार उसमें स्पॉन्सर की हैसियत से उस कार्यक्रम से जुड़ गई। ओह! और चूंकि बिहार सरकार सरकार का ही जुड़ना। स्पॉन्सर एक हो गई तो एक कार्यक्रम ऑटोमेटिक थोड़ा बड़ा हो बूस्ट गया। हो गया वहाँ से। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब एक वाकया ये हुआ कि वो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई थी। जब रूपरेखा तैयार हो गई थी उसमें चीफ गेस्ट भी अनाउंस हो गए थे। हुँ, मुझे याद है उस समय ये देवेश्वर जी जो आईटीसी के चेयरमैन हुआ करते थे उस जमाने में, उनको लोगों ने चीफ गेस्ट अनाउंस भी कर दिया था। हुँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ हमारे एनआरआई मित्र की इच्छा थी कि राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। और हुँ। राष्ट्रपति जी की बिहार में बड़ी रुचि है। राष्ट्रपति जी उस समय बिहार डेवलपमेंट को लेकर। हाँ हाँ, उस समय कलाम साहब राष्ट्रपति थे भारत के। हुँ, और उनको बिहार से विशेष लगाव था। जी। ये जग जाहिर था, वो बिहार आना पसंद करते थे, बिहार के फार्मर से कनेक्टेड थे, बिहार के बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप एक पत्र जरूर लिखिए, उनको इनवाइट कीजिए एज ए ऑर्गेनाइजर, उसको उनको इनवाइट कीजिए। हमने उनको मुझे तो लगा कि अब ये समय नहीं है। और दूसरा चीज मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था कि कार्यक्रम किस तरह का होगा। और ये हुँ, राष्ट्रपति जी को बुलाना बुलाना ठीक है प्राइवेट कि नहीं है? ऑर्गेनाइजर की हैसियत से, जी। ये सब मुझे जच नहीं रहा था। तो मैं उसको एक तरह से अवॉइड कर रहा था, लेकिन मैं मित्रों को कह भी रहा था कि हुँ, देखिए ये थोड़ा संभव नहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत उनको इंतजियाज्म था, इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कि जरूर कम से कम एक निमंत्रण तो उनको जाए। जी। तो एक दिन मैंने वो एक ईमेल तैयार किया। और वो ईमेल जो है कुछ लोगों ने उसको देखा, थोड़ा बहुत एडिट किया। और वो फिर वो ईमेल को मैं अपने पास करीब 1 सप्ताह तक रखे रहा। भेजा तो नहीं। भेजा नहीं, मुझे लग रहा था इसका कोई मतलब है नहीं, जाएगा हुँ, ऐसे भी टर्न डाउन हो जाएगा। और लेकिन कुछ हमारे एक दो मित्रों ने लगातार हमको वो चेंज करना शुरू किया कि आपने भेजा कि नहीं। एक दिन मैं थोड़ा मुझे लगा कि अब चलो टर्न डाउन तो होना ही है, लेकिन चलो इनकी बात रखने के लिए भेज देते हैं। हुँ, जब मैंने उसे भेज दिया तो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि 2 ही 3 दिन के बाद हुँ, मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग रखी थी। और मीटिंग में बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने ड्रॉप किया कि साहब
आप लोगों में से लगता है ये कार्यक्रम के लिए किसी ने राष्ट्रपति जी को भी लगता है टच कर दिया है। तो उस समय इनके सिंह आप और कई एक लोग बड़े हाई प्रोफाइल लोग सब लोग थे। तो चर्चा ये सब होने लगी कि साहब किसी ने दिल्ली में टच किया होगा जी। उनको, कोई बात हुई होगी। लेकिन मुझे थोड़ा खटका तो लग गया था कि एक चिट्ठी हमारे यहाँ से भी गई है। मैं जब निकल रहा था मुख्यमंत्री आवास से, तो किसी ने आकर का बुलाया कि साहब मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। तो मुझे तो लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है। तो मैं लौट के गया तो देखा कि वो सुशील जी और मुख्यमंत्री जी ये लोग बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी। तो उसी में चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि साहब अजय जी आप लगता है राष्ट्रपति जी को अपने कोई पत्र भेज दिया है। तो मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ तो गया है एक पत्र, एक निमंत्रण उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसका कॉग्निजेंस हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली राष्ट्रपति जी लगता है आने के मूड आएँगे। में है। सो राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या आना उचित होगा, तो हम लोग कल एक शायद चिट्ठी भेज देंगे कि आप आ सकते हैं। और वो कल चिट्ठी गई और लगता है दूसरे ही दिन राष्ट्रपति जी भवन से वहां से कम्युनिकेशन आ गया कि राष्ट्रपति जी आएँगे। आएंगे। और वो कार्यक्रम फिर वो नए ढंग से स्ट्रक्चर्ड हो गया, पूरा का कार्यक्रम थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया, एक्साइटमेंट बढ़ गया, बड़ी संख्या में बिहार के जो लोग थे उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए। एक लोकल मीडिया ने उसमें वो भी एक अपने यहाँ खबर लगाई कि 1 email कॉस्ट 40 लाख टू बिहार गवर्नमेंट। ओह! अच्छा, कि राष्ट्रपति के आवभगत के लिए। नहीं नहीं, हाँ जो ऑल उनके ऑफ आने में जो एक ऑल ऑफ ए सडन जो खर्च हुँ, बढ़ गया, जो एक हुँ, नॉर्मल प्रोटोकॉल एक्सपेंडिचर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, हुँ, कि एक ईमेल से इस तरह का भी कमाल हो सकता है। 40 लैक्स ईमेल। तो तो ये चीजें हुई। और वो लेकिन वो एक बड़ा मौका था बिहार के लिए। सबसे बड़ी हुँ, बात है ये तो वो एक कहानी है, लेकिन वो एक बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसी समय गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात। स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ गया। सेंट्रल से भी प्रेसिडेंट का सपोर्ट आ गया, प्रेसिडेंट की वहाँ पे हाजिरी हो गई। जी तो जी। ये एक वहाँ से एक अलग से इसने नहीं, और रफ्तार पकड़ी। सबसे बड़ी चीज है कि बड़े लेवल पे हुँ, डायस्पोरा का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। हर एक कंट्री उसमें कई एक चैप्टर्स जो थे उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनके यहाँ से डेलीगेशन अलग-अलग लोगों ने कंट्रीज़ भेजा से। था, गल्फ से लोगों ने डेलीगेशन भेजा हुँ, था, हुँ, यूएस से डेलीगेशन आया था, यूके से डेलीगेशन आया था लोगों का। तो बहुत एक्साइटमेंट था बिहार के लिए, कुछ करने का मिजाज था लोगों को कि कुछ किया जाए। जी। और अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लोगों ने उस समय अपने अपने इंटरप्राइज शुरू किए। उस समय मेरे हुँ, ख्याल से लगता है 2-3 तो इंजीनियरिंग कॉलेज उसी समय प्राइवेट लोगों ने शुरू कर दिया था। उसी टाइम इंटरवल हाँ में। हाँ, मतलब अपने विदाउट एनी किसी कॉरपोरेट सपोर्ट के। मुझे हुँ, याद है कटिहार में रवि वर्मा जी एक थे यूएस के, उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। फिर आरा जिला में एक उन्होंने नया मॉडल ही शुरू किया था कि जहाँ लोग गांव के लोगों से उन्होंने गाय ली थी बच्चों के एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसको एक पूरा इकोनॉमिक्स साइकिल उसके लिए बनाया था, और उसके पैसे से उन्होंने कॉलेज को वो प्लान किया था। और लोगों ने जमीन डोनेट की उनको। और वो हुँ, डीआरडीओ में एक सीनियर ऑफिशियल थे एस के सिंह जी, वो उन्होंने वहां पर अपना एक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। कई एक लोगों ने नए नए अपने एक्सपेरिमेंट्स बिहार में उस दौर में शुरू किए। हुँ, कुछ लोगों ने पहली बार गांव में अपना घर बनाने का संकल्प लिया और बनाया भी, क्योंकि वो एक अवधारणा बन रही थी कि गांव में जब तक आपका अपना घर नहीं घर है। नहीं होगा तो फिर आप गांव हुँ, जाएंगे नहीं, बिहार छूटता जी, जाएगा। तो बिहार में जुड़ने के लिए पहले अपने गांव में अपने घर को दुरुस्त कीजिए, और गांव में फिर एक बार जब आप आने जाने लगेंगे तो एक आपका बिहार से दूसरी तरह का संबंध बन जाएगा जी। और लगाव बन जाएगा, जब बिहार में आप कुछ दूसरा बड़ा काम करने का भी सोच सकेंगे। सर बिहार की ज्योग्राफी अगर हम देखें, जो अगर उस टाइम तो अब झारखंड की भी अगर मैं बात करूँ, जब झारखंड बिहार एक थे, दोनों एक राज्य की तरह काम कर रहे थे, तो उस टाइम की बिहार की ज्योग्राफी और अभी के बिहार की ज्योग्राफी में अगर देखें, तो ज्योग्राफी में अगर देखें कि बस कोल्ड माइंस हमारे पास से बाहर गई हैं, लेकिन फिर भी बिहार के पास अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन झारखंड कहीं ना कहीं बिहार से ज़्यादा तरक्की कर चुका है आज के डेट में अगर हम देखें। और बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की रफ्तार बहुत धीरे रही है इस बीच। तो इसमें मेजरली आप क्या देखते हैं कि मेजर किस किस वजह से ऐसा हो गया है बेसिकली? नहीं देखिए, बिहार और झारखंड जब दोनों मिले हुए थे हुँ, तो ये एक अलग तरह की का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिहार का था। जी। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की इकोनॉमी थोड़ी हिल गई।
क्योंकि बिहार के पास केवल एग्रीकल्चर लैंड जो था वो रह गया। पूरा माइंस इंडस्ट्री जो था बिहार का वो झारखंड में चला गया। जी। इसलिए बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का डिमांड हुआ, स्पेशल स्टेटस का डिमांड हुआ। ये सब डिमांड इसीलिए हुआ कि बिहार को शुरू में तो लोगों को लग रहा था कि ये बिहार की इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी, किस तरह से बिहार की सरकार चलेगी, बिहार में डेवलपमेंट का काम होगा, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा। ये चिंता का विषय था। सरकार ने भी इस तरफ सोचा था कि बिहार में ये समस्या होगी, थोड़ा रिसोर्स क्रंच होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके बिहार की इकोनॉमी खड़ी होने लगी। बिहार में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। आज के दिन में भी सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी में कंपोजिशन है वो 60% के करीब है। सर्विस सेक्टर का सर्विस सेक्टर ही एक बिहार का जो है मेजर वो इकोनॉमी का मेजर तो बिहार कंपोनेंट। की इकोनॉमी में कि कंट्री की इकोनॉमी नहीं, में? बिहार बिहार की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का 60% अब कंट्रीब्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं, तो इंडस्ट्री का तो बहुत छोटा सा जो है। अभी भी मेजरली एग्रेरियन हाँ इकोनॉमी ही है बिहार की। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार की इकोनॉमी में 24-25% का जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है जीडीपी में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो अब ऑलमोस्ट जो है बिहार में लगभग एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जो लोग को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में तो नहीं के बराबर है। बिहार में एम्प्लॉयमेंट जो है सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में नेग्लिजिबल है। इंडस्ट्री ना होने का क्या रीजन लगता है? इंडस्ट्री नहीं होने का देखिए, बिहार में देखिए ये बहुत क्लियर सोच होनी चाहिए कि बिहार की जो ज्योग्राफी है जी। वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। बिहार का जो सबसे बड़ा एसेट है बिहार की मिट्टी, बिहार की भूमि और बिहार का पानी। ये बिहार की सबसे बड़ी एसेट है। दौलत है। और ये बिहार की नहीं, देश की सबसे बड़ी दौलत है। बिहार की जो जमीन है, नॉर्थ बिहार के का जो इलाका है, समस्तीपुर, वैशाली, ये जो पूरा आप जोन देख रहे हैं नॉर्थ बिहार का, ये इतना फर्टाइल है कि इसकी फर्टिलिटी इंडिया में मेरे ख्याल से और कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है जहां इतनी फर्टाइल लैंड हो। पाई जाती हो। लैंड तो ये इसी इसकी फर्टिलिटी के चलते ही इस इलाके में बहुत डेंस पॉपुलेशन एक जमाने से है। कंट्री का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका यही है आज के दिन में। और मेजरली एग्रीकल्चर पे हाँ बेस्ड है मेजरी इसीलिए। इसीलिए माइग्रेशन भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर उतने लोगों को अपने यहाँ उतना एम्प्लॉयमेंट उनको उपलब्ध नहीं करा सकता है। अब ये बात है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे लगता है सर बिहार के पास ज्योग्राफी को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज भी बिहार के पास है। नेपाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर शेयर करता है वो बिहार, एंड चिकन नेक के पास में पड़ता है बिहार, और झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सी भी हम काफ़ी पास में है, समुद्र के भी काफ़ी पास। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज भी है बिहार के पास अपना लैंड जोग्राफिकली अगर देखें। नहीं, बिहार के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिहार के पास अभी जैसे प्लान हो रहा है एक ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से डीपीआर वगैरह उसका तैयार हो रहा है। इनिशियली वो पारादीप से रक्सौल को कनेक्ट करने का था, शायद अब उसमें कुछ चेंजेज हुआ है, हल्दिया से जोड़ने की बात हो रही है। तो ये पूरे सी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था सी पोर्ट से इंटरनेशनल बॉर्डर तक के बिहार के लिए एक पूरा कॉरिडोर का। प्रिपेयर करें। हाँ, तो ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो झारखंड का इंडस्ट्रियल एरिया को भी कवर करता, बिहार का प्लेन को भी कवर करता, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के लिए भी था, और एक तरफ से पोर्ट को भी कनेक्ट कर रहा था जी। तो इससे क्या हो रहा था कि एक तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा था नेपाल के लिए, कि नेपाल को पोर्ट की कनेक्टिविटी बिहार के और झारखंड के थ्रू मिल सकती रही थी। थी। दूसरी चीज, बिहार का जो भी प्रोड्यूस है नेपाल में भेजना एक्सपोर्ट कर बहुत ही सकते थे। आसान है होता। बिहार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को झारखंड में आप बेच सकते थे, उड़ीसा में बेच सकते थे, साउथ इंडिया की तरफ उसको ले जा पहुंचा सकते थे सकते थे कम समय में। जी। बिहार का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, खास करके मैंगो है, लीची है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स में हम बहुत आगे हैं, तो ये सब चीज़ों को हम मार्केट नहीं कर पाते हैं। जी।
बिहार के फार्मर्स खेत में 20 रुपए 30 रुपए में उनका मैंगो बिक रहा है, और वही मैंगो जब बैंगलोर पहुंच जाता है तो 300 रुपीज के जी में बिक रहा है। दिल्ली में 300 रुपीज के जी में बिक रहा है। जर्दालू है, मालदा है, और बिहार में फार्मर्स को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, पीनट्स है ना, जो साल भर उसकी खेती करते हैं। तो पूरा आप 10 टाइम्स उसका जो मार्जिन है रॉ वो मटेरियल कॉस्ट वो भी मुश्किल से निकलता है। वो ट्रेडर्स के बीच में जा रहा है। हम्म, तो एक तो है कि बिहार के फार्मर्स के लिए स्टेट में कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए, कोऑपरेटिव या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया कि फार्मर्स को सही पैसा मिले। जी और दूसरा कि बिहार का प्रोडक्ट जो है बड़े स्केल पे बाहर के मार्केट में जाए, क्योंकि बिहार के प्रोडक्ट्स की अब ब्रांडिंग हो रही है। सर, जैसे जीआई टैग की बात करें, अगर बिहार में मखाना की बात हम्म। करते हैं, तो वो भी अब एक तरीके से ब्रांडिंग हो रही है नहीं नहीं, धीरे बिहार के धीरे। प्रोडक्ट्स को अभी तक वो बिल्कुल इनफॉर्मल मार्केट में वो बिक रहा था। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि जैसे ही जीआई टैग मिल गया, अच्छे अच्छे ब्रांड्स और मखाना के मार्केटिंग में आ गए हैं। जी। और अब मखाना ग्रोअर्स को प्राइस भी अच्छा मिल रहा है। इसलिए अच्छा थोड़ा मिल रहा है क्योंकि बड़े ब्रांड्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं उसे। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके। बहुत कंपनियां डायरेक्टली फार्मर्स को अब अप्रोच कर रही कि आप मुझे बेचिए, इस प्राइस में बेचिए, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो मैं आपको पहले से बुक कर लूंगा। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो गया है। जी। पहले वो पूरा ट्रेडर के थ्रू होता था, कोई लोकल ट्रेडर सब लोगों से औने पौने दाम में खरीदा, और फिर उसको ले जा करके अपने यहाँ थोड़ा प्रोसेस करके अब बड़े वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उनके बीच में बेच बेचता दिया था। तो पूरा जो मार्जिन है उसका, प्रॉफिट मार्जिन, बीच वो में, इन लोगों के पास जाता था, फार्मर्स के पास कुछ नहीं कुछ नहीं जाता। बचता था। तो जब बिहार में आपको खेती को इम्प्रूव करनी है, तो फार्मर के पास पैसा जो आएगा वो तभी आएगा जब उनके प्रोडक्ट्स को थोड़े अच्छे दाम मिलेंगे। उनको रिकॉग्निशन मिलेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी। अगर जीआई टैग लगने के बाद जी आपका इंटरनेशनल हो गया वो प्रोडक्ट एक हाँ। तरीके से। अब आज के दिन में अल्फांसो आम अल्फांसो, खरीदने यस। के लिए आप 50 रुपए का एक आम खरीद लेते हैं। और बिहार का मालदा जो इंडिया का बेस्ट आम है, जी। बिहार का मालदा जो है, दीघा मालदा, इसका कोई जोड़ ही नहीं है पूरे देश में। जो लोग भी उसको हाँ, खाए जिन्होंने होंगे, स्वाद चखा है उसका उनको पता ये है। बात और है कि बिहार के लोगों ने उसको अपनी कम्युनिटी में भी असर्टिव मार्केटिंग नहीं किया। जैसे कुछ चीजें हैं हम्म, जो बिहार के लोग नहीं बोल पाते हैं। जैसे बिहार की मिट्टी आज के दिन में सबसे अच्छी है देश में, सबसे कम रेसिड्यू के साथ बिहार में की मिट्टी में खेती होती है। तो बिहार का खाने का जो भी सामान है वो देश बेस्ट। में सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी है। पहली चीज, बिहार की मिट्टी की चीजें जो उपजती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मालदा दीघा का है जिसका टेस्ट यूनिक है, जर्दालू आम इसका यूनिक टेस्ट है, जी। शाही लीची इसका यूनिक यूनिक टेस्ट है। टेस्ट है। मतलब इसको आप अगर मार्केट करना चाहिएगा तो इसके लिए प्राइस कोई मैटर करता ही नहीं है, कुछ भी प्राइस लोग पे करेंगे इसको खरीदने वाले। लेकिन हम उसको उस ढंग से बेच नहीं नहीं पाते पा हैं। रहे हैं। बिहार के लोगों ने ही अभी तक मार्केटिंग नहीं की है अच्छे से। हम वो बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बिहार का ये दूधिया मालदा है और लंगड़ा मालदा के बीच में जो है, दूधिया मालदा का तो आज तक कहीं देखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं लोगों ने किया है। तो बिहार के प्रोडक्ट्स को लोगों ने उस हाई स्टीम में देखा नहीं है, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो देश में नंबर हाई 1 वैल्यू है। प्रोडक्ट्स है हमारे। हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जिसके लिए प्राइस लोग को पे करना चाहिए। चाहिए, यस। हाँ, अगर वो प्राइस पे करते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि फार्मर्स तक वो पैसा पहुंचे, वो तंत्र बने, तभी तो वो वहां भी फार्मर्स, मोटिवेशन थोड़ी आए, वो वो उनको भी। मोटिवेशन होगा, वो अपना फार्म बढ़ाएंगे, और उसकी उसमें थोड़ा ज्यादा इनपुट लगाएंगे, उसकी देख रेख अच्छी से करेंगे, उसको अच्छे से ऑर्गेनिकली उपजाएंगे। थोड़ा उपज कम भी होगी, अगर प्राइस अच्छा मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैंगो लीची अगर वो बाजार में बेचेंगे और बायर उनको मिल रहा है, तो क्यों नहीं उपजाएंगे। एग्जैक्टली। आपको एक अच्छा, एक तो हमारी जब मिट्टी अच्छी है तो नेचुरली हमारा वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, टेस्टी है। अगर उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल होगा तो और भी अच्छा होगा। सर, बिहार के इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, और इसी बीच मुझे एक चीज़ याद आती है। बिहार में लिकर बैन हुआ है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि झारखंड बिहार से अलग होता है, जितने माइंस हैं वो सारे अलग हो जाते हैं, तो रेवेन्यू का जो एक मेजर सोर्स है वो बिहार से अलग हो जाता है। तो बिहार गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली ये थोड़ा महंगा पड़ता है ये चीज़, स्पेशली बिहार की अगर मैं बात करूं। वहीं पे अगर बिहार गवर्नमेंट लिकर भी बैन कर देती है, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का है, तो ये कहाँ तक आपको लगता है ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, या फिर क्या आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए एक इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में? नहीं, दो चीजें हैं, एक उसका इकोनॉमिक लेवल हम्म, पे आप देखिए, और दूसरी सोशल लेवल पे। सोशल लेवल पे। तो सोशल लेवल पर लीकर बैन का बिहार में बहुत अच्छा असर हुआ, नो डाउट। अच्छा असर हुआ है। अच्छा असर हुआ है, ठीक है सोशली वो, बहुत अच्छा असर हुआ है ठीक इसका। है वो डाइल्यूट हुआ है, बहुत डाइल्यूट हुआ है। हम्म। लेकिन अभी भी आपको लीकर ड्रिंक करके कोई भी आदमी रोड पर न्यूसेंस करते हुए रेयरली मिलेगा। जो पहले एक कॉमन चीज थी यहाँ बहुत पे। कॉमन था। हम्म। कोई आदमी लीकर लेकर के किसी को धमकाता हुआ नहीं मिलेगा। हम्म। लीकर लेकर के बड़े स्केल पर लोग ड्राइव करने में भी थोड़े हिचकते हैं। हम्म। तो ये सब चीजें हुई हैं, लीकर लेकर के जो फैमिली के भीतर वायलेंस होता था, पत्नी को लोग पीटते थे, बच्चों को पीटते थे, वो भी घटा है। ये सब तो वो मतलब बिल्कुल स्टडी में प्रूव हो चुका है कि मतलब उसका सोशल इम्प्लीकेशन पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव इम्पैक्ट। नो नो, उसमें नो डाउट। लेकिन स्टेट ने उसका एक बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट भी पे किया है। हम्म। वो है कि स्टेट रेवेन्यू का एक मेजर लॉस हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि रेवेन्यू का तो लॉस हुआ ही है, लेकिन एक पैरेलल उससे जो बड़ा खतरा स्टेट के लिए हुआ है हम्म। कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो एग्जैक्टली गई। वही चीज। वो पैरेलल इकोनॉमी 3-4 हज़ार करोड़ हम्म। से ऊपर की ऊपर की इकोनॉमी हो इकोनॉमी गई है, आज के दिन यस। में। अब वो इकोनॉमी जो है वो यहाँ की पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रही है, लोकल क्राइम्स में उनका रोल है, ब्यूरोक्रेसी पर उनका जो है प्रेशर है, क्योंकि वो एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है, वो उसके पैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो वो ट्रेसेबल नहीं है। हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी में वो ब्राइब के रूप में जा रहा है बड़े लेवल पे। पॉलिटिशियंस जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। पंचायत से लेके एमएलए तक का इलेक्शन अब काफी महंगा इसलिए है क्योंकि उसमें इस इन फील्ड के लोग का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पंचायत तक के इलेक्शन में लोग करोड़ों पंचायत रुपए खर्च कर हाँ देते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए इसलिए पंचायत के इलेक्शन में इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि वो बालू और लीकर माफिया जो है, इनका पैसा उसमें बहुत बड़े लेवल पर पंप होता है। वहाँ उस हम्म। एक तरीका है जिसमें वो अपने पॉलिटिकल पावर को भी उसी बहाने ग्रैब करना चाहते हैं। पैसे के बदौलत पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथ में थोड़ी हो, ये कोशिश होती है। तो ये पूरा जो हमारा इलीगल जो उसका ट्रेड है, ये बड़ा असर डाल रहा है सोसाइटी पे नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से लगता है कि एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए इस पॉलिसी को। रिव्यू करके आप या तो उसको इस तरह से प्लान करें कि वो पार्शियल बैन की तरह हो, हम्म। कि जिसमें आप कुछ जगहों पर उसको एक लिमिटेड दायरे में आप उसको बेचें, जी। उसके कंजम्पशन को आप रेगुलेट करें इस तरह से कि जिससे जी। हाँ क्योंकि मुझे भी पनिशेबल हो। लगता है एग्जैक्टली अगर बैन कर दिया गया है तो इसके पैरेलल लोगों ने इसकी वो पूरे वो वर्ल्ड निकाल में लिया आज है। तक कहीं भी लीकर बैन जो है तो वो सक्सेसफुल होममेड नहीं है। लीकर्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आए दिन हाँ, मृत्यु हो रही है लोगों की। वो लोग उसको खा के नुकसान कर रहे हैं अपने आप को, नहीं वो शरीर। उससे हेल्थ का नुकसान हो रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई जो हम्म। स्टेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि जहाँ देखिएगा ये माफिया को पुलिस टच नहीं करती है। कई जगह पर रिपोर्ट होती है कि पुलिस कांस्टेबल को लोगों ने ट्रक से कुचल दिया, पुलिस को सब इंस्पेक्टर को लोगों ने गाड़ी से कुचल दिया है। क्योंकि इनका हम्म। मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इनके पास इतना पैसा है, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने अपना खड़ा कर लिया है कि उनके ट्रेड में कोई भी इंटरफेरेंस जो बाहर होगा उसको बर्दाश्त उसको नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम्म। उसको चेक करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा तो काम यहाँ है। चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी बहुत है। बहुत उसका जी। इसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत हम्म। बच्चे जो है ना, वो लिकर ट्रेड में वो कुरियर का काम कर रहे हैं, और उनके पास बहुत कम समय में बहुत पैसा आ गया है। तो लोगों के लिए रोल मॉडल वो बन गए हैं कि साहब अगर नौकरी नहीं करके अगर अच्छा पैसा कमाना है तो कुरियर एजेंट बन जाओ लिकर का, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज्यादा पैसा मिलेगा। हम्म। हाँ, हर एक दिन 1,000-2,000 रुपए आराम कमा से लोगे, निकाल हाँ, लोगे। आराम से। सर जब बिहार की बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक प्रश्न के रूप में पूरे भारत के सामने खड़ा होता है। कहीं पर भी हम देश के किसी कोने में बात करते हैं, हम्म, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होते हैं सर। हम्म, तो कहाँ तक सुदृढ़ है अपना ये पूरा शिक्षा व्यवस्था की बात करें? क्योंकि हम देखें कि आए दिन बिहार सिविल सर्वेंट्स निकाल के, न्यूमरस सिविल सर्वेंट्स आर फ्रॉम बिहार देखें तो। लेकिन बिहार में डेवलपमेंट की स्थिति क्या है? आप चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत लैग कर रहा है बिहार। इसके पीछे क्या वजह है सर?
देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। बिहार में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, बिहार में जो सबसे बड़ा एजुकेशन के साथ गड़बड़ी हुई, वो ये हुई कि बिहार में टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो है ना, हम्म। वो उसमें बड़ी कमी रह गई। हम लोगों ने बड़े स्केल पे सब स्टैंडर्ड टीचर्स को पिछले 20-25 वर्षों में हायर अपॉइंट किया। किया। हाँ, हम्म। बिहार के बच्चे सब जगह बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। आ, बिहार के पुराने स्कूल भी बहुत अच्छे थे। पुराने ज़माने में जिला स्कूल जो सब होते थे, जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब अच्छे लोग वहीं से पढ़े हुए निकलेंगे। लेकिन बाद के फेज में स्कूल टीचर्स का अपॉइंटमेंट इस कदर होने लगा कि लोग सर्टिफिकेट खरीद के लाते थे, अब बहाल हो जा रहे थे। तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड टीचर्स की टीम जो है स्कूलों में उपलब्ध हो गई है। तो सर बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात कर इस रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में देखिए 2-3 सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है। जो सबसे बड़ी गड़बड़ी मेरे हिसाब से है, हम्म। वो है कि शिक्षकों की बहाली की बात शिक्षकों कर की रहे हैं। बहाली में गड़बड़ी। हम्म। और शिक्षकों की बहाली में लगातार गड़बड़ियां होती रही। पिछले 20 वर्षों में हमने क्वालिटी टीचर्स अपॉइंट किया ही नहीं। तो सारे स्कूल्स में जो टीचर्स है ना, हम्म। वो बिल्कुल वो जस्ट लाइक मनरेगा वर्कर हो गए। कि जाना दिहाड़ी है, लगाने बस जाते हैं। दिहाड़ी वर्कर की जा रहे हैं, अपना काम किया, तनख्वाह मिल जाएगी, उतना ही मतलब है और उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हम्म। तो जो टीचिंग का स्पिरिट था वो खत्म हो खत्म गया। हो गया। और सरकारी स्कूल से जो बच्चे थे, अच्छे परिवार के जो बच्चे थे, वेल ऑफ फैमिली के बच्चे जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने धीरे धीरे जो अफोर्ड कर सकते थे वो वो प्राइवेट बाहर मूव स्कूल्स की करना तरफ शुरू किया। निकल गए। तो हम्म। लोगों ने मान लिया कि सरकारी स्कूल है तो हालत इसको ऐसी रहेगी। इसको इसकी प्रायोरिटी है ही नहीं ना। गार्जियन के लेवल पर इसकी प्रायोरिटी है ना, सरकार के लेवल पर प्रायोरिटी है, चलने दो। और फिर टीचर्स को हम लोगों ने हर एक काम के लिए लगा दिया। वो इलेक्शन भी करा रहे हैं, वो टीका भी हम्म। लगा रहे हैं, वो फिर कोरोना पीरियड में जो है वो मैनेज कर रहे हैं। उनका जो है वो कोरोना में लोग ठहर रहे हैं, उनके रहने का भी इंतजाम वही करवा रहे हैं। मतलब जितने तरह के सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, सभी में टीचर्स को सब में लगा दिया टीचर्स है। को लगा दो। तो हम्म। उनका भी अब टीचिंग का जो काम है, उनको उसमें इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, जो हम्म। थोड़े ठीक भी टीचर थे। तो ऑलमोस्ट जो टीचिंग का जो काम था वो उसकी प्रायोरिटी एकदम खत्म हो गई। और एक लंबे अरसे से वो कल्चर ही खत्म हो गया कि अच्छी पढ़ाई स्कूलों में हो। तो धीरे धीरे करके वो बस एग्ज़ाम पास करने वाला जो है वो पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। सर आज के समय में देखते हैं आईआईटी नीट जैसे एग्जामिनेशंस जो हमारे मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन बिहार में रह के नहीं कर पाते हैं, उसको बाहर ही निकल कर जाना पड़ता है। यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं या बाहर से कोचिंग लेकर यहाँ ही पे पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में वो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए नहीं, दो उस हद चीजें से हुई। भी। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जब वो गड़बड़ी शुरू हुई, इस नहीं स्कूल में ही नहीं, कॉलेजों में भी पिछले 20 वर्षों में जितने टीचर्स की बहाली हुई, सब मोस्ट ऑफ ऐसे द ही हुए। टीचर्स कई एक बार तो वो पूरे यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेंबर्स जेल चले गए, उसके चेयरमैन जेल चले गए। तो ये सब जो भी लोग का अपॉइंटमेंट हो रहा था वो हम्म। मेरिट के अलावा दूसरे कंसिडरेशन पे हो रहा था। तो इसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी में तो झलक रहा है कि अगर अच्छे टीचर्स होते हैं। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो टीचर्स को पूरा शहर जानता था। कई एक ऐसे टीचर्स थे जो पटना के शहर में वो हम्म। क्लास लेते थे, उसकी चर्चा या घरों में होती थी कि आज फलाने टीचर ने ये आज भी पढ़ा है। होती है, अगर मैं अपने पिताजी के साथ अगर हाँ, बैठे तो वो एक टीचर पुराने ऐसे होते पुराने हैं टीचर्स के। जिनको वो भी जानते हैं, उनको बगल वाले अंकल भी जानते हैं, उनको ऐसे और कई हाँ, सारे रिश्तेदार वो सब जानते हैं तो स्टॉलवर्ड्स होते थे। हाँ, आज के दिन में टीचर्स जो है वो कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई टीचर जो है वो अलग से इलेक्शन अपना लड़ कोई रहा बिजनेस है, कर रहा है कोई। कोई पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है। तो हम्म। मतलब वो उनका कॉलेज में भी जो टीचर्स हैं उनकी उनका पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट अब नहीं है। शिक्षक की भूमिका वो नहीं हाँ, रही अब तो जो अब पहले थी। टीचर के हैं तो इसके चलते क्या हुआ कि अच्छे टीचर्स का माइग्रेशन शुरू हो गया। अच्छा, वो जो भी वेल ऑफ निकलने लगा। फैमिली के बच्चे थे वो दिल्ली चले गए, वो दूसरे हम्म। और वो प्रोसेस शुरू हुआ। तो धीरे धीरे करके अब लोग को लगा कि बिहार के अच्छे कॉलेज में भी अब आपको अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। पहले साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, ये लोग का सपना होता था एडमिशन हम्म। का। अब देखिएगा कि वहाँ पर बम चल रहा है, वहाँ गोली चल रही है, वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में अटेंडेंस नहीं रहता है, एक एक डिपार्टमेंट में एक एक टीचर है। मतलब वो पूरा ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया कि जैसे पुराने पहले हम लोग स्कूल को देखते थे, गवर्नमेंट स्कूल वही गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। तो धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ से अच्छे बच्चे निकल गए। अगर अब वही बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं जाने लायक नहीं है, वो बिहार के कॉलेजेस में पढ़ लेकिन रहे सर हैं। दिस ऑल नीड टू स्टॉप समवेयर,
क्योंकि अगर हम बिहार को एक ग्लोबल स्तर पर बिहार को अगर आप ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं तो ऑल दीज नीड टू स्टॉप। तो नहीं देखिए, 2-3 चीज़ें हुए। बिहार में कुछ क्वालिटी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो आए हैं। जैसे आईआईटी, एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी, निफ्ट, इस तरह के कई एक सारे नेशनल लेवल जी। के इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। उसका असर भी हम्म। हो रहा है। सिम जो है हम्म। वो भी है। मतलब अब तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो नेशनल लेवल पर अपना रिकॉग्निशन बना रहे हैं। जी। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि बिहार में कॉलेज और स्कूल, इस दो लेवल पे बच्चों का माइग्रेशन बहुत हो रहा है। अब तो स्कूल के लेवल पे हो रहा है, बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है उसमें बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम्म। क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर एक फिर से नई मुहिम चलानी पड़ेगी। अभी जो बिहार में वो के पाठक जी की मुहिम चल रही है, उसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम स्कूल में एक डिसिप्लिन का कल्चर आया है। लोग को लग रहा है कि हम्म। नहीं साहब, टीचर्स टाइम पे हैं, बच्चे टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे वो एग्ज़ाम हो रहा है, स्कूल की रैंकिंग हो रही है, स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है। लोग को लग रहा है कि नहीं, हमारा परफॉर्मेंस लोग देख रहे हैं। बड़े स्केल पे टीचर्स का बहाली हुई। टीचर्स पैन इंडिया कंपटीशन से आ गए। एक तरह से यूपी और दूसरे स्टेट के लोग जो है वो भी बिहार में टीचर बन के आ गए। तो क्वालिटी थोड़ी टीचर्स की इम्प्रूव हुई, इम्प्रूव हुई कॉम्पिटिटिव है। एग्जाम से लोग आए। हम्म। तो ये सब फर्क पड़ा है कि अब हो सकता है आने वाले दिनों में लॉन्ग रन स्कूल, में ये इसका लॉन्ग इफेक्ट रन में देखने को स्कूल मिलेगा। एजुकेशन का जो जी। है वो चेंज आपको नजर आएगा। आ, जी सर, अभी तक की सर पूरी आपकी अगर मैं अभी तक की बात करूं बचपन से लेकर अभी तक लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा? नहीं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट रहा मेरे सब लाइफ में कि जिस समय आ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल करके अपनी लाइफ में आ रहा था। तो आ, मैं देख रहा था कि बिहार में कुछ नए इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जाए। और उसमें मैंने हम्म। कई प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया था उस समय। लेकिन वो एक ऐसा पीरियड था कि जिस समय लोग मानते थे कि बिहार में कुछ हो नहीं सकता है। तो कोई भी होप छोड़ इनिशिएटिव, चुके थे। हाँ, तो मैं जिन लोगों से मिलता था ज्यादातर लोग उस समय हमारी उम्र से दुगनी उम्र के लोग होते थे। लेकिन सब लोग को लगता था कि आम, बिहार में आकर के कुछ करना से बेहतर है बिहार से बाहर चले बाहर जाओ। चले जाओ। और हम्म। बिहार कोई आता नहीं था। लोग कहते थे कि मैं उसमें दिल्ली में था और दिल्ली से मैं पटना आया था, तो लोग कहते थे कि यार सारे लोग पटना से दिल्ली जा रहे हैं, ये रिवर्स जर्नी कैसे हो गई। तो लोग को लगता नहीं था कि बिहार में किसी तरह का होप है, कोई काम कर सकते हो। और सब जगह ये लगता था कि आप कोई भी काम करेंगे तो विदाउट हर्डल काम बड़ा मुश्किल था। जी। चूंकि एक तो था कि बिहार का सिस्टम जो था, गवर्नेंस का भी सिस्टम, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था। पॉलिटिकल हर्डल्स हमेशा से रहे। पॉलिटिकल हर्डल्स था। तो आप कोई भी बड़ा काम प्लान करके करने की कोशिश करते तो वो लगभग हम्म। लगता था कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। तो उस समय लोगों को एक लगता था कि कुछ भी एफर्ट लगाएंगे शायद लगता है बेकार जाएगा। बेकार कहीं चला न जाए। इसीलिए पूरा कोई पूरा इनिशिएटिव ही नहीं लेता था। पूरा सोशो इकोसिस्टम भी जो था ना, जी। आसपास के लोग भी थे, सब हम्म। लोग का मानना था कि अब बिहार में जो है वो कुछ हो नहीं सकता है। ये फीलिंग कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते हैं। हम्म। करिएगा भी तो वो टेम्पररी होगा, आगे नहीं चल सकता है। लेकिन चीज़ें अब बदल गई। पिछले लास्ट कम से कम 10 वर्षों में बिहार में अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। बिहार अभी एक आपको बाहर की दुनिया को शायद उतना नजर नहीं आ रहा होगा, जी। लेकिन आज के दिन में बिहार एक बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है। बिहार में देखिएगा आप सैकड़ों स्टार्टअप्स अच्छे अलग अलग फील्ड में जो है खड़े हो गए हैं, काम हम्म। कर रहे हैं, नए नए लड़के काम कर रहे हैं। आईआईटी आईआईएम से पढ़ के आए हुए बच्चे यहाँ अपना यहाँ काम कर प्रोजेक्ट रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। तो हम्म। लोगों को लग रहा है कि एक वाइब्रेंट स्टेट है और यहाँ से स्टार्ट किया जा तो सकता इसको एक है। लॉन्ग रन में हम एक अच्छा इम्पैक्ट उसको देखने को हमको ज़रूर मिलेगा जरूर इसका। जरूर। मतलब हम्म। अब आने वाला भी दिनों में आप ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नेक्स्ट 5-6 इयर्स में एक हैपनिंग स्टेट होगा। क्योंकि जो भी लोग हैं, खास करके दो चीजों में तो होने ही जा रहा है। एक जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये सेंटर होने जा रहा है। एग्रीकल्चर हम्म। प्रोसेसिंग का वो फील्ड हो,
रिसर्च के बारे में। रिसर्च का फील्ड हो, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर रिलेटेड चीज़ों का एक्सपोर्ट बड़े स्केल पे हो। आज भी अब देख रहे थे वो कि अब वो पैकेजिंग, बिहार में पैकेजिंग नहीं लोग कर पाते थे। अभी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी के लेवल पर ये शुरुआत हुई है कि पैकेजिंग अच्छे से की जाए कि हम बिहार के प्रोडक्ट को बड़े मार्केट में ले जा सके। तो ये सब चीज़ें एनआरआईज कई एक बिहार में आके अपना अपना काम कर रहे हैं। लोगों ने अपना सेंटर शुरू किया है, कुछ लोगों ने स्कूल शुरू किया है, किसी ने इंडस्ट्री शुरू किया है। तो ये उनको लग रहा है कि मतलब अब कुछ बिहार में अच्छा भी किया जाएगा। और सर अभी बिहार गवर्नमेंट में अगर बात करें तो भारत के यूनियन गवर्नमेंट में बिहार का एक अच्छा इम्पैक्ट है अब, एक अच्छा अगर बोलें पकड़ है इस बार की नहीं, इस गवर्नमेंट बार ये बिहार इस बार बड़ा लकी स्टेट है। में। ये जो करंट मैंडेट जो आया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, उसने बिहार को बड़े एडवांटेजियस पोजीशन में रख दिया है। तो और स्ट्रेटेजिकली बहुत एडवांटेज वाले पोजीशन पे हाँ, पहुंच और गया मेरे ख्याल बिहार से अब। उसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि जो भारत सरकार ने पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, मोदी जी ने जो पोर्टफोलियो दिया है, उसमें बिहार में के मिनिस्टर्स को जनरली वही पोर्टफोलियोज मिले हैं जहां पर जिसको बिहार की बिहार जरूरत में है, बिहार लैक की कर रहे हैं, हाँ, जहां पर रियल ग्रोथ का वो चाहिए वहां पे। नहीं, रियल ग्रोथ हो भी रहा है। जैसे अच्छा, बिहार में अभी आज ऑलरेडी। के दिन में सब मेजर ग्रोथ हो रहा है। फिशरी में मेजर फिशरीज में ग्रोथ हो रहा है, डेयरी में। अब देखिए वो दोनों डिपार्टमेंट बिहार बिहार के के पास। मिनिस्टर को दिया गया है। एमएसएमई बिहार का लगभग 95-96% पूरा जो है इंडस्ट्रियल काम का जो है वो एमएसएमई के दायरे में आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडस्ट्री का जो काम है बिहार में अगर कुछ होगा तो एमएसएमई के दायरे में ही है। बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं खुलने जा रही है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बड़ी इंडस्ट्री खुलनी भी नहीं चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री इसलिए नहीं खुलनी चाहिए कि बिहार की मिट्टी जो है ना उपजाऊ है, बिहार का पानी अमृत है। इसका आप पोल्यूट करके एक देश में एक ऐसी जगह है जहाँ शुद्ध भोजन, शुद्ध खाना आपको मिल सकता है, उसको बर्बाद मत कीजिए। जी सर, इसी के साथ हमारे बहुत सारे यूथ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और देखेंगे भी आगे बाय द टाइम, और बिहार के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं सभी, अगर चाहे मैं दिल्ली की बात करूं या बैंगलोर की बात करूं, क्योंकि बिहार, अगर मैं बात करूं पूरे भारत में एक पॉजिटिव नज़र से नहीं लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन हाँ आगे आने वाले 10 सालों में, जैसे आपसे बात करके मुझे ये आश्वासन ज़रूर मिल गया कि आने वाले 10 सालों में हम ज़रूर बिहार को अच्छी रैंकिंग के साथ देखेंगे, हर फील्ड में बिहार हमको आगे दिखेगा। तो सर यूथ के लिए कोई आप एक छोटा सा मैसेज अगर आप यहाँ से अगर दे पाएँ सभी के लिए, पूरे भारत के यूथ के लिए। नहीं, यूथ के लिए देखिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री हैं अब, हाँ, तो नहीं सिर्फ वो बिहार के लिए नहीं नहीं। नहीं बिहार थोड़ी बात अपनी बिहार सेंट्रिक ही करूंगा जी क्योंकि आपका जी। पूरा हम्म बिहार एक हैपनिंग स्टेट है। हम्म बिहार के जो बच्चे बाहर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम्म उनके लिए आज के दिन में बिहार काम करने की एक बहुत अच्छी जगह बन गई है। बिहार में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, रोड कनेक्टिविटी नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल कनेक्शंस है, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पटना एयरपोर्ट से लगभग सारे इंपॉर्टेंट सिटीज की कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है। है। तो बिहार में आकर कोई भी आप बड़ा काम कर सकते हैं, और ये आज के दिन में आपके लिए एक बहुत अच्छा जगह है। अपॉर्चुनिटी के रूप में आ हाँ, सकती जहाँ है। पर आपको एक कह रहे हैं कि जहाँ शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलेगा, जिसकी पूरे देश में आज के दिन में कमी है। वाटर क्राइसिस से तो पूरा देश जो है जूझ वो रहा है। जूझ रहा है। तो आप एक नए डेस्टिनेशन को जरूर देख सकते हैं जहाँ बिहार में आकर कुछ आप कीजिए। तो और इससे ये सोसाइटी भी बदलेगी। जी बिहार में जो है वो बदलेगा उसी बहाने, जब कुछ नए लोग नए कामों के साथ बिहार में आएंगे। सर, आप अपना आइडियल किसी को मानते हैं? मैं अभी तक किसी को अपना आइडियल नहीं मानता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, आपके से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप हमारे इस पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स को बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा, और बिहार के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सर से बात की बहुत ही डिटेल में, एंड आई होप यू ऑल विल गेट अ ब्रीफ एंड डीप डाइव इनटू द present situation of Bihar, and definitely we are going to see Bihar on a different and very fascinating state, एंड इंडिया के सर्व शक्तिशाली राज्यों में से एक बिहार को हम देखेंगे कुछ आने वाले सालों में। सो इसी के साथ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर मेकिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग एज अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड इट इज़ एन ऑनर फॉर अस। सो प्लीज Thank थैंक यू फॉर वॉचिंग।